अब हम देखते हैं लोकतंत्र का शुरुआती दौर की बात करें तो पहले 3 चुनाव हुए और कांग्रेस का प्रभुत्व 1952 के आम चुनाव। कांग्रेस 489 सीटों में से 3 पर विजयी रही। आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नंबर 2 पर रही और 16 सीटें हासिल हुई। कांग्रेस पार्टी को स्वाधीनता की विरासत हासिल हुई और कांग्रेस में नेहरू करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने चुनाव अभियानों की अगुवाई की। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव कराए गए। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस को अधिकतम सीटों पर जीत हासिल हुई। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन स्थापित हो गया। 1957 और 1962 में भी कांग्रेस ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति को बरकरार रखा, यानी जो दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा चुनाव 1962 में हुआ, उसमें भी कांग्रेस को जीत मिली। और सीटों को देखें तो 10वां हिस्सा भी अन्य कोई पार्टी जीत नहीं पाई। एकातवाद को छोड़ दें तो केंद्र और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण कांग्रेस के हाथों में आ गया। कांग्रेस की जीत का आंकड़ा देखें तो हम देखते हैं कि हमारी चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस की जीत का आंकड़ा और दायरा बड़ा चढ़ा सा दिखता है। जैसे हम बात करें 1952 में कांग्रेस को कुल वोटों के केवल 45% वोट हासिल हुए, किंतु 74% सीटें मिली। सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो कुल 10% वोट प्राप्त हुए, किंतु 3% सीटें ही प्राप्त हो पाई। कारण क्या था? चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके ने चुनाव को जिताया। कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो यहाँ फिर हम इसे 2 स्थितियों में पढ़ेंगे, एक अन्य देशों में और एक भारत के संदर्भ में बात करें। कांग्रेस के प्रभुत्व की तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। बाकी मुल्कों को हम देखें तो भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व और अन्य मुल्कों के प्रभुत्व में काफी फर्क है। बाकी मुल्कों का प्रभाव लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ देशों को जैसे चीन, क्यूबा, सीरिया के संविधान में सिर्फ एक पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई। कुछ देशों में जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। बात करें भारत के संदर्भ में तो कांग्रेस की प्रगति को देखें तो यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला और पार्टी देश में चारों ओर फैल रही थी। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में हम कांग्रेस और सतरंग का सामाजिक संगठन 2 भागों में विभाजित करते हुए इसका अध्ययन करेंगे। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस समय नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्ग का एक हित समूह ही थी कांग्रेस, लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन के रूप ले लिया और इस वजह से ये जन व्यापारी राजनीति पार्टी बन गई। सामाजिक आधार को मजबूती मिली और कांग्रेस में क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी हर धारा इसमें समाहित हो गई। कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर, गांव के निवासी, मजदूर वर्ग, मालिक, मध्य, निम्न, उच्च वर्ग, जाति सबको इसमें जगह मिली और यह एक
गुटों में तालमेल और सहनशीलता की बात करें तो कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव के कारण ही इसे असाधारण ताकत दी। पहली बात तो यह है कि जो भी संगठन आए, गठबंधन आए, उसे अपने में यह कांग्रेस शामिल कर लेता था। सुलह की बात करें, सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। कांग्रेस में अंदरूनी मामलों को लेकर सहनशीलता थी और साथ ही विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई थी। बात करें पार्टी में मौजूद गुट की, तो कांग्रेस ने गुटों को बढ़ावा और गठबंधनी स्वभाव के कारण गुटों के प्रति सहनशीलता मौजूद थी। साथ ही अंदरूनी गुटबाजी कमजोरी के स्थान पर कांग्रेस की ताकत बनी। में विभिन्न गुटों को आपसी होड़ के लिए भी गुंजाइश थी, जिससे विभिन्न हितों और विचारधाराओं वाले नेता भी कांग्रेस में बने रहते थे। कांग्रेस गुटों की मौजूदगी शासक दल के भीतर संतुलन साधनों के औजारों के रूप में काम करती थी। 1950 में ही भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां बनी। कुछ पार्टियां 1952 से पहले ही बनी और कुछ का उद्भव 60-70 के दशक में हुआ। 1950 के दशक में इन दलों को नाममात्र का प्रतिनिधित्व मिला हुआ था, किंतु हमारी शासन व्यवस्थाओं के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। विपक्षी दलों की भूमिका की हम बात कर लेते हैं तो देखेंगे कि सिद्धांतों के बल पर कांग्रेस की नीतियों व व्यवहारों की विपक्ष आलोचना करता था। शासक दल पर अंकुश और इन दलों के कारण कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन बदला। दलों ने लोकतांत्रिक राजनीति विकल्प को जीवित रखा और शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच गहरा संबंध थे और अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता इसमें शामिल थे। कुछ विपक्षी दल, कुछ पार्टियों को हम देखते हैं। पहली पार्टी अगर हम बात स्टार्ट करें तो सोशलिस्ट पार्टी को लेते हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के भीतर 1934 में युवाओं की टोली द्वारा गठित हुई। 1948 में कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनी। इसके नेतृत्वकर्ता राम मनोहर लोहिया थे और नेता की बात करें, इसमें जो सदस्य थे एम जोशी, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण आदि लोग इसमें शामिल थे। करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1941 से साम्यवादी कांग्रेस से अलग हुई। इसके नेता थे A.K. गोपालन, P.C. जोशी, अजय घोष आदि। पहले आम चुनाव में इसे 16 सीटें मिली। इसके विचार थे 1947 में सत्ता हस्तांतरित हुई है, जो कि एक सच्ची आजादी नहीं थी। अब बात करते हैं भारतीय जनसंघ की। तो इसका गठन 1951 में हुआ और इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में रची बसी थी। एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर इसमें जोर दिया गया और 1957 में इसे लोकसभा की 4 सीटें मिली। इसके नेता थे दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक। अब बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी की, जो कि 1959 में अस्तित्व में आई, जिसके संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। इसके नेता एम मुंशी, एम जी रंगा और मीनू मसानी थे। कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती, खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध इसके विचार थे। फिलहाल इस लेसन में इतना ही। हमने देखा कांग्रेस के बारे में, हमने पढ़ा लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित किया गया, किस प्रकार की चुनौती का सामना कांग्रेस ने किया और विपक्ष की चुनौतियों को भी उसने देखा और उसके साथ रहते हुए भी किस प्रकार से अपने प्रभुत्व को बरकरार रखते हैं। फिलहाल इतना ही।